बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में आज लेक्चर नंबर 11 है। थ्योरी का पार्ट हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम एक दफ़ा सारे चैप्टर की समरी देख लेते हैं। ये सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 16 है, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। फेडरल और केपीके की बुक हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर के शुरू में ये बताया था कि इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स आपने सॉलिड के ऊपर अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स, और उस एक्सटर्नल फोर्स के लिए सॉलिड्स का क्या रिस्पॉन्स है वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब सॉलिड का इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने के बाद उसको क्या रिस्पॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड आप सॉलिड को अप्लाई कर दें तो उसका रिस्पॉन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। तो हमने 3 सेक्शन में इस चैप्टर को पढ़ना था, तो इसलिए हमने शुरू से ये चीज़ें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स पढ़ा, या फिर इसको स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। और हमने 2 तरह के सॉलिड्स या 3 तरह के सॉलिड्स हमने पढ़े, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सॉलिड मटेरियल हुज कंस्टिट्यूएंट्स such as atoms, molecules or ions arranged in a highly ordered microscopic structure forming a crystal lattice that extends in all directions। तो एक उनके ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ख़ास अरेंजमेंट और ख़ास ज्योमेट्री पाई जाती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं हमें। क्रिस्टल लैटिस को भी हमने डिफाइन किया। A lattice is an ordered array of the points describing the arrangement of the particles that form the crystal। तो हमने इसको डिफाइन किया। और बेसिस को भी डिफाइन किया, ग्रुप ऑफ एटम्स हेल्ड इन ऑर्डरली 3 डायमेंशनल एरे इज कॉल्ड बेसिस। इसी तरह हमने लेटिस साइड, लेटिस कांस्टेंट्स और ट्रांसलेशन वेक्टर्स को डिस्कस किया, आप इसको देख लीजिएगा। क्रिस्टल कैसे ऑब्टेन किया जाता है हमने ये भी डिस्कस किया था, एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स प्लस बेसिस। तो इनको जब इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्रिस्टल बन जाता है। फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच लाई करते हैं। ये ज़्यादातर पॉलीमर्स होते हैं और इनके स्मॉल पीसेस जो हैं वो मोनोमर्स कहलाते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑर्डरली अरेंजमेंट है, हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में ग्रुप्स हैं, बने हुए ऑर्डर्ड ग्रुप्स हैं। और एमॉर्फस सॉलिड्स में मॉलिक्यूल जो है रैंडमली अरेंज्ड है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। तो हमने एमॉर्फस सॉलिड के बारे में यहाँ पे लिखा है कि विदाउट फॉर्म, नो रेगुलर अरेंजमेंट, लिक्विड लाइक सॉलिड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप यहाँ से वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर था डिफॉर्मेशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डिफॉर्मेशन कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई की, ये हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। डिफॉर्मेशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ये कि यहाँ से मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई हैं सॉलिड्स की। तो उसमें है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होती है? आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और उसकी शेप बिगड़ गई सॉलिड की, तो उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। डिफॉर्मेशन 2 तरह की होती है, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। इलास्टिक वो जो वापस आ जाए अपनी ओरिजिनल शेप में, प्लास्टिक वो जो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आ सके। तो इस तरह से कंपोनेंट्स ऑफ डिफॉर्मेशन कौन कौन से हैं? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं, शेप के अंदर जो बिगाड़ आता है उसकी मेजरमेंट को स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस 3 तरह की होती है, टेंसाइल, शियर एंड वॉल्यूम। इस तरह स्ट्रेन भी 3 तरह की है, टेंसाइल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपके पास 3 हैं, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर कांस्टेंट होती है और इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं या इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। इसकी 3 किस्में होती हैं। टेंसाइल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन पर डिवाइड कर दें तो ये जो कांस्टेंट होगा इसको हम यंग मॉडुलस कहते हैं। शेयर स्ट्रेस को शेयर स्ट्रेन पर डिवाइड करेंगे तो इसको एस से डिनोट करते हैं, ये शेयर मॉडुलस है। इसका फार्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन बल्क मॉडुलस कहलाता है और इसका फार्मूला है डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। हुक्स लॉ हमने पढ़ा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट विद इन इलास्टिक लिमिट्स। तो इसको हमने ड्राइव भी किया था। स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन, और ये के है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 तरह का होता है,
यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड shear मॉडुलस। डक्टाइल मटेरियल के स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हमने डिटेल से पढ़ा था और इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। इस पॉइंट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ये यील्ड पॉइंट है और ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और ये फ्रैक्चर पॉइंट है। चूंकि डक्टाइल मटेरियल है तो इसलिए इसकी कर्व आपको इस तरह से थोड़ी सी लंबी नजर आएगी, जबकि ब्रिटल मटेरियल की बहुत शार्ट होती है, पॉइंट डी और ए के दरमियान बहुत कम डिस्टेंस होता है। डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये इतनी लंबी है, यहाँ पे से आपको इतनी ऐसे स्ट्रेट सी नजर आएगी। इस इलास्टिक लिमिट के बाद भी काफ़ी एक्सटेंशन होती है इसकी और एरिया ऑफ प्लास्टिसिटी इसमें अकर करता है, जबकि जो ब्रिटल मटेरियल है उसका एरिया ऑफ प्लास्टिसिटी नहीं होता, लिहाजा फौरन shear उसका ब्रेक पॉइंट आ जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। रबर लाइक थिंग्स जो हैं जिनके अंदर हुक्स लॉ का पोर्शन नहीं पाया जाता, इनको इलास्टोमर्स कहते हैं। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी जिनमें स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल थी, जिसको हमने डिफाइन किया था इन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द एबिलिटी टू विथस्टैंड एन अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हार्डनेस हमने पढ़ा था, हार्डनेस इज द मेजर हाउ इजीली ए मटेरियल कैन बी डिफॉर्म्ड। ब्रिटलनेस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें वो डिफॉर्म होने से पहले टूट जाता है, यानी प्लास्टिक रीजन उसके अंदर नहीं आता, प्लास्टिसिटी नहीं होती, डायरेक्ट वो ब्रेक पॉइंट आ जाता है। तो ये ब्रिटलनेस है मटेरियल की। किसी मटेरियल को आप हैमरिंग करें तो उसको कितना एब्जॉर्ब कर ले, ये उसकी टफनेस कहलाती है। ये ब्रिटलनेस का उल्टा ही है तकरीबन। प्लास्टिसिटी ये कि आप जितना बिगाड़ें वो बिगड़ा रहे और जितनी मर्जी शेप आप मोल्ड कर लें, जिस तरह की ये क्ले की एग्जांपल दी गई है, आप इनको जिस मर्जी शेप में मोड़ लेते हैं, ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आते, तो ये प्लास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन हो, जब फोर्स हटा दें वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, ये वाला पोर्शन इलास्टिक पोर्शन कहलाता है। डक्टिलिटी कहते हैं मटेरियल को खींच सकना, किसी मटेरियल को आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। शीट कितनी बना सकते हैं, ये उसकी डक्टिलिटी है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि डिफॉर्मेशन के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो इसको कैसे यूज किया जा सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन एनर्जी इसे कहते हैं। इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था, उसको भी देख लेते हैं ये एग्जांपल से कि किस तरह से स्ट्रेन एनर्जी आप मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन के अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आ गई थी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। एनर्जी बैंड थ्योरी हमने पढ़ी थी। क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स को हमने एक ही मॉडल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, जिस तरह एटॉमिक मॉडल होता है इस तरह हमने एक और मॉडल प्रपोज किया जो मॉलिक्यूल्स को या क्लस्टर ऑफ एटम्स को या क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फिक्स लाइंस नहीं होती बल्कि बैंड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। तो इसके तहत हमने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को एक्सप्लेन किया। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फिर ब्रेडन गैप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर होल प्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, ये हमने यहाँ पे सीखा। लास्ट में हमने एक्सप्लेन किया कंडक्टर्स क्या होते हैं कि जिनमें फॉरबिडन गैप नहीं होता, दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर देते हैं। सेमी कंडक्टर इनमें फॉरबिडन गैप बहुत थोड़ा सा होता है और इंसुलेटर वो जिनमें कंडक्शन गैप बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें जंप नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वही इलेक्ट्रॉन परफॉर्म करते हैं जो कंडक्शन बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड होते हैं, वो कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो इलेक्ट्रिकल करंट का जरिया नहीं बनते। सुपर कंडक्टर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम कंडक्टर्स को कूलिंग करना शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा कूल करते हैं, 0 केल्विन के करीब लेकर जाएं, तो सडनली उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो 0 हो जाती है, अचानक से गिर जाती है और उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती हैं। सुपर कंडक्टिविटी को हमने BCS थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन किया और ये बताया कि किस तरह कूपर्स पेयर प्रोड्यूस होते हैं और सुपर कंडक्टिविटी का जरिया बनते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स हमने पढ़ा, उसमें क्वांटम लेविटेशन और क्वांटम लॉ को एक्सप्लेन किया और उसकी मदद से जो बुलेट ट्रेन तैयार की गई है उसका कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आ जाता है किसी मटेरियल के अंदर, नेचुरल मैग्नेट जो है वो किस तरह से उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एक्चुअली
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है चार्ज के साथ, चार्ज एक्सेलरेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर स्पिन कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर स्पिन करते हैं, जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपस में एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड रह जाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड पूरे एटम के अंदर पर अपीयर हो जाता है और एटम एज मैग्नेट बिहेव करने लग जाता है, टाइनी मैग्नेट। इस तरह बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो डोमेन बन जाते हैं, जिनको हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। तो ये टाइनी मैग्नेट्स के तौर पे एक्ट करते हैं और जितनी भी सारे डोमेन्स किसी मटेरियल के अगर आपस में अलाइन हो जाएं तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अगर ये रेंडमली अलाइन हो तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। अगर थोड़ी बहुत इनके अंदर अरेंजमेंट पाई जाए तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएं। जिस तरह के आयरन है, आयरन अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयरन को गर्म करें तो फिर मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा इस टेम्परेचर पे। तो ये क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, जिस टेम्परेचर पे आप आयरन जो है वो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, यानी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नेटाइजिंग फोर्स को फॉलो ना कर पाना ये मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहलाता है। और अगर इसका प्लॉट हम ड्रा करें तो ये एक लूप, क्लोज लूप बन जाता है। इस क्लोज लूप को हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं और इस लूप के जितना एरिया ज़्यादा होता है इतना ही हिस्टैरिसीस लॉसेस ज़्यादा होते हैं। हिस्टैरिसीस लूप से रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स पढ़ी जिनमें सैचुरेशन है, रेमनेंस है, कोरेक्टिव फोर्स, रिटेंटिविटी, ये रिटेंटिविटी है, रेजिडुअल फ्लक्स, रिलक्टेंस, हिस्टैरिसीस लॉस, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये हमने हिस्टैरिसीस लूप के ज़िम्मे में ये चीज़ें डिस्कस की। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बीएच लूप का एरिया जो है वो कम होता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की बीएच कर्व जो है, बीएच लूप जो है उसका एरिया ज़्यादा होता है। अगर हम ट्रांसफार्मर की कोर डिज़ाइन कर रहे हो तो कम से कम हिस्टैरिसीस लूप के एरिया वाली कोर को हम सिलेक्ट करते हैं, जबकि अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वाली कोर को, एरिया वाले मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 16 का क्विक रिव्यू था। उम्मीद है आपके जहन में कुछ पॉइंट या इसकी बिग पिक्चर आपके जहन में क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह MCQs एक्सरसाइज के हम सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।